हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो मस्त होगे घर पे। चलो, मैं केडी सर आपका विजन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आपको पता है, जैसे मैं आपका फिजिक्स मेंटोर हूं और आज आपको वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए बेटे, वर्क के बारे में जैसा कि हम लोगों ने समझा है, बेसिकली मैंने आपको पहले ही लेक्चर में वर्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि वर्क होता क्या है। लेकिन वर्क, जैसा कि हम लोग पहले ही समझ लेते हैं कि वर्क एक एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि एक्चुअली में जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, यानी हम सिंपली ये कह लें कि व्हेन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक्चुअली में वहां वर्क डन होता है। यानी सिंपली अगर एक लाइन में हम इस बात को डिस्कस करना चाहें कि क्या है ये वर्क और क्या है ये एनर्जी, दोनों के एक दूसरे को रिलेट करना चाहें, तो आप ये समझना, जब जब एनर्जी का कन्वर्जन होगा, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजेस हो, वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंजेस हो, मतलब दिल दिमाग में ये चीज बैठी रहे कि एनर्जी के अंदर चेंजेस होए, बस डियर वही समझना कि हमारा काम हो गया, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, वर्क डन हो गया। सिंपली हम लोग जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट रखे हैं, अब उसको थोड़ा सा हटा दें। वो है वही चीज एक्चुअली में, लेकिन उसको हम थोड़ा सा इसलिए रिमूव करना चाहते हैं कि वो 9-10 तक के लिए समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 11-12 थोड़ा सा हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जब आते हैं, हायर एजुकेशन में जब आते हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन का भी फॉर्मेट हमें बदलना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम बेसिकली अगर वर्क को अगर अब मैं डिफाइन करना चाहूँ तो बेसिकली आप इतना याद रखना, चेंज इन एनर्जी, वो चेंज इन एनर्जी काइनेटिक की भी हो सकती है, वो चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल की भी हो सकती है। यानी अगर मुझे कहीं अब वर्क डन दिखाना होगा तो फर्स्टली वी वुड हैव टू डिस्कस अबाउट द चेंज इन एनर्जी। सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना ही पड़ेगा कि एनर्जी के अंदर चेंजेस कहाँ और किस रूप में हो रहा है, और वही काम हो जाएगा। यही वजह होती है कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में भी डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो क्या कह रहा है, बात समझना बेटे, द कैपेसिटी, वर्ड यहीं पे आ रहा है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब एनर्जी क्या हुई कि किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी, एबिलिटी। अब ये समझना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल को जज कर रहा है। इफ अ सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हैज एनर्जी, इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सिस्टम के अंदर एबिलिटी है टू डू वर्क, मतलब काम करने की एबिलिटी। खैर, फिर कहा कि एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाया गया कि एन ऑटोमोबाइल मूविंग ऑन अ रूट यूज केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल सच एज सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, वटेवर। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझाया गया कि अगर मान के चलो हम व्हीकल चला रहे हैं, हमें पता है कि व्हीकल में हमारा एनर्जी किस रूप में वेस्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी के टर्म्स में, यानी उस केमिकल एनर्जी के अंदर ये कैपेबिलिटी है टू डू वर्क। आपको पता है व्हीकल में अगर हम फ्यूल का इस्तेमाल ना करें तो क्या कभी व्हीकल हमारा मूव ऑन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या हम उससे कभी कोई काम ले सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, तभी हमारा काम हो रहा था। फिर से बोल रहा हूं, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? मैकेनिकल एनर्जी में। कहीं ना कहीं तभी मेरा बच्चा ये काम करा पा रहा था। यही वजह थी कि हम लोगों ने इसे कहा कि केमिकल एनर्जी जब तक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं देगी तब तक हमारा काम नहीं होगा। यानी सिंपली अगर मैं डिक्टेट करूं तो मैंने आपसे पहली बार में ही एक बात बोल दी थी, क्या कि जब तक एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होगा डियर, हम कभी भी वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आ जाइए, फिर इसमें और है कि इट कैन पुश एन ऑब्जेक्ट विच कम ऑन इट्स वे टू सम डिस्टेंस। वो ये कहता है कि जब ये एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनल फिनोमेना, वो सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, मशीन की बात कर रहा हूँ, कि उसको वो पुश करता है एक डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। और जब भाई पुश करेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वहीं फिर कह रहा है दस इट कैन डू वर्क। यही वजह होती है कि ये काम कर पाता है। उसके बाद ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, फिर से डिफाइन कर रहा है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पॉजेस
एनर्जी, बिकॉज दे कैन डू वर्क बिफोर दे कम टू रेस्ट। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी प्रोसेस करेगा तो रेस्ट में आने से पहले वो कुछ ना कुछ काम कर जाएगा। खैर, ये सिंपली इस चीज़ को डिफाइन किया गया। आइए, जैसा कि मैं बार बार आपसे डिस्कस कर ही रहा था कि मुझे ये बताना बेहद ज़रूरी था। आइए मैं आपको पहले इसे समझाता हूँ कैसे। सी, इसके डेफिनेशन पर अभी आप मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा मेरे पास डियर एक छोटी सी व्हीकल, समझिएगा, ये व्हीकल जिसका कुछ भी मास हो, डजेंट, हमें नहीं पता, मैंने m मान लिया, और ये u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक, स्ट्रेट लाइन पाथ पर एकदम नॉर्मली ऐसे ये मूव ऑन कर रही थी। आपको पता है कि मान के चलो जनरल इसी पर आके किसी ने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और जैसे इस पर फोर्स लगा मेरा बच्चा, हमने कहा अब इसकी वेलोसिटी डियर कितनी हो गई। अब मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंजेस आ गया। अब ये हो गया v। ठीक, पहले इनिशियल वेलोसिटी u से मूव ऑन कर रही थी, और अब बच्चा कितना हो गया मेरा, अब हो गया v। जब इतना चेंजेस इसने फील किया, तब तक ये कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका था। एज ए डेफिनेशन, अभी आपने थोड़ी देर डेफिनेशन में देखा था कि कुछ हुआ इस सिस्टम के अंदर, चाहे बाई एक्सटर्नल फोर्स फील हुआ, चाहे जैसे आप समझ लो, चाहे इसने खुद गियर लगा के बढ़ाया हो, एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि इसकी वेलोसिटी u से बदलकर v हो गई। वो हो सकता है u पहले 5 मीटर पर सेकंड था, अब जाके 20 हो जाए, 10 हो जाए, व्हाटएवर, बट मैंने देखा कि वेलोसिटी चेंज हो गई। और जब ऐसा हुआ तब इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितना, s। अब काम की बात समझ यार, जब ये इतना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर अप कर चुका, बातें समझिएगा ध्यान से, तो मैं आपसे अगर सिंपली कहूं, ये रिलेशन कभी स्ट्रेट लाइन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है, आपने बोला ये सर बिल्कुल पढ़ा है, देखना कितना सिंपल। तो अगर मैं कहूं डियर v स्क्वायर, इसको इधर लाऊं तो साइन चेंज हो जाएगा, एज यू नो, इज इक्वल टू 2as। चल भाई कोई बात नहीं, 2 को भी इधर ला ले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपको पता है मल्टीप्लायर में है तो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं एक थोड़ा सा खुराफात कर रहा हूं अपने से। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई m, मल्टीप्लाइड बाई m इन बोथ साइड। बहुत ध्यान से समझना। तो आप कहोगे सर सिंपल कर दीजिए मल्टीप्लाइड, mv स्क्वायर mu स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन इधर किया है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन उधर भी करना होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, MAS। ध्यान से समझना। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। और इस मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर ये तो पहले से पता है, फोर्स F इंटू एस। अब ध्यान से डियर समझना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था, आपने कहा सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था वर्क। और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या दिस वन इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जिस समय ये v वेलोसिटी गेन कर चुकी थी, तो आपने कहा यस सर। तो इसे हम सिंपली डियर, इसे हम अगर KF लिख दें फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कहीं गलत नहीं होगा, माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं, KI। और अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वल किसके हो गया मेरा बच्चा, ये इक्वल हो चुका था वर्क के। अब ध्यान से समझना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, क्या इसी को हम चेन
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, एग्जैक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो रहा था डियर? वर्क डन के। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि वर्क को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मुझे एनर्जी के अंदर चेंजेस दिखाना होगा। देखिए, क्या आपका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करने लगा? एक्चुअली डियर यही वर्क एनर्जी थ्योरम था। अब आइए डेफिनेशन पर आ जाते हैं। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट वर्क डन बाय बॉडी, पॉइंट पर आइए, वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, मतलब इस कार पर जितने फोर्स लग रहे थे, वो चाहे इंटरनल लगा चाहे एक्सटर्नल लगा, डजंट मैटर, कह रहा है इज इक्वल टू, अब बात यहां से पकड़नी करिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यही था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही सिंपल है डियर, लेकिन ये जो चीज मैंने समझाई, ये सारा फिनोमेना मैंने आपको समझाया, ये सारा था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक, ये सारा जो कॉन्सेप्ट सिखाई, ये जो डेरिवेशन मैंने आपको यहां प्रूव कराया, ये बेसिकली किसके लिए था? वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और इन फ्यूचर आपके काम भी आएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा, कि वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। आइए मैं इसी को आपको कंटिन्यू करता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए वेरिएबल फोर्स के थ्रू कैसे? मान के चलो, अभी जो आपको मैंने बताया कि ये जो कार थी किस वेलोसिटी चल रही थी? u। इनिशियल पोजीशन पे ये कैसी थी? 0। कुछ इसके अंदर वर्क हुआ, कुछ इसके अंदर खुराफात हुआ, कुछ भी हुआ, एक्सटर्नल फोर्स फील किया, डजंट मैटर, बट इसकी वेलोसिटी जैसे पहले मैंने आपको कहा चेंज हो गया v। यानी अभी तो इनिशियल इसकी पोजीशन क्या थी? 0। अब इसने कुछ पोजीशन कवर अप कर लिया, मुझे नहीं पता कि वो पोजीशन क्या था, मैं मान लिया s डैश हो गया, और वो कितना कवर कर लिया है? s, यहां से यहां तक। तो चलो ठीक है, अगर मान के चलो मैं किसी इंस्टेंट पर इस पर स्मॉल वर्क डन दिखाऊं, मतलब मान के चलो कि जब ये यहां पूरा नहीं, जब ये कार यहां पे थी तो इसके बीच यहां से यहां तक पूरे सेपरेशन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया ds, और यहां से यहां तक के बीच में वो स्मॉल वर्क डन दिखाऊं तो कैसे होगा? आप कहोगे सर बड़ा सिंपल, स्मॉल वर्क डन को डिफाइन करना है तो क्या है? बहुत इजी, dw। आप कहोगे सर f इंटू ds। अब चूंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, एंगल cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन आपको यह भी पता है बेहतर बेटा, f इज इक्वल टू होता है ma। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, dw को पहले सिंपली लिख दिया ma ds, और आपको यह भी पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। ध्यान से समझना, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m, a की जगह लिख दिया dv अपॉन dt इंटू ds। अब मजेदार बात सीखो, आपको पता है क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। तो अगर मैं इस ds अपॉन dt को एक साथ ले लूं तो यू कैन सिंपली से दैट dw की वैल्यू सर मुझे तो मिल गया m, भाई ds अपॉन dt क्या हो गया? वेलोसिटी। ds अपॉन dt क्या हो गया? वेलोसिटी इंटू dv। अब आप सोचोगे सर आपने ऐसा किया क्यों? किया इस वजह से क्योंकि इसकी पहली वेलोसिटी कितनी थी? u, बाद में कितनी हो गई v। तो मैंने क्या किया? वर्क को किसके रिस्पेक्ट में वेरी करना दिखाया?
वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। मास कांस्टेंट है डियर, मास अगर ये पहले m था तो अभी भी कितनी है, m ही है। चल भाई, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड dw, डियर मास बाहर v dv। अच्छा देख बेटा, पहले जब इनिशियल वो कितना था u, बहुत ध्यान से देखना, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है v। तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, तब इसने कोई काम किया था नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, तब इसका वर्क डन था 0। जब ये कुछ वेलोसिटी गेन किया तब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया s, तब इसने कुछ काम किया होगा, आई डोंट नो, मैंने मान लिया w। ध्यान से सीखियो यार, बड़ी सिंपल सी बात। इंटीग्रेशन ऑफ dw कितना हो गया, सिर्फ w, 0 to w इज इक्वल टू m। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब आपको पता है इंटीग्रेशन v²/2। अच्छा ये क्यों होता है ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1/n+1, सिंपल, ठीक है। प्लस अपन c कांस्टेंट लगाते हैं, उसका यहाँ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अच्छा ये 0, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल कितना था v, कोई बात नहीं डियर, ध्यान से देखना, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v² - u²/2। बेटा मेरे ये सिर्फ आया w, और यहां क्या हो जाएगा 1/2, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो m का, क्या हो जाएगा mv²/2, और अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इजी चीज़ है, mu²/2। और इसे क्या कहेंगे बच्चा, आप कहोगे सर ये तो पहले जैसा हो गया, दिस वन इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और दिस वन इज इनिशियल, क्या दोनों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यस। ये भी सेम था वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो मैंने दो मेथड दिखाया, अभी ध्यान से देखना, बैक आ जाओ थोड़ा सा, इस पर मैंने आपको सिर्फ लीनियर मोशन की इक्वेशन से समझाया, दोनों सेम चीज दे रही हैं। यहां पे तब था जब फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन इस वाले केस में बच्चे तब था जब इसमें हमने फोर्स को वेरिएबल लिया, और फोर्स को कैसे वेरिएबल लिया इसीलिए मैंने इसको यहां पे रख रखा है, वेलोसिटी टर्म्स में ये वेरिएट कर रहा है। तो दोनों बातें आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे वो नोट करना। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि बाई वेरिएबल फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम को डिफाइन करेंगे, तो आपको यही करना पड़ेगा, और यही पूछा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है। और अगर बाई कांस्टेंट फोर्स पूछा जाए तब आप डियर इसको नोट कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा एक चीज़ मज़ेदार बात, कभी कभी क्या होता है, बच्चा यहीं से अगर कह दे कि सर मान के चलो कि मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम पता, अब मैं यहीं से काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना चाहता हूं, तो बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। अब काइनेटिक एनर्जी की भी डेफिनेशन यहीं से समझ लो, मैं चाहूं तो यहीं पे आपको दो तरीके से सिखा दो, पहले काइनेटिक एनर्जी बता देता, बाद में बताता उसको, और चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम पहले पढ़ लो फिर काइनेटिक एनर्जी, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, बस थोड़ा सा सिली सा फर्क होता है। फर्क क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं अभी आपको बता रहा हूं। जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये कार था बेटे, कार किस वेलोसिटी से जा रही थी, u। अगर मैं कह दूं कि कार किस पर थी पहले, एट रेस्ट, मतलब मोशन में नहीं थी, तो आप कहोगे सर रेस्ट पर थी, दैट मीन्स u 0 था। हाँ बिल्कुल, जब इस पर फोर्स लगा, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि बिना फोर्स के तो ये मोशन में आएगी नहीं, वो चाहे गाड़ी का सिस्टम इंटरनल फोर्स लगे या आफ्टर अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, कहीं से भी बात करो डियर, दोनों के मतलब सेम ही होते हैं। चलो, हमने आपसे ये कहा कि जब इस पर फोर्स लगा, सी डियर, बहुत अच्छे से समझना, देखो भाई मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे डायग्राम पर मत जाना आप लोग। v, इसका मास अभी भी m था, और अभी भी m पहले भी था और अभी भी रहेगा। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, कितना डिस्टेंस इसने कवर अप किया था, s। अब आपको बेहतर पता था कि अगर मैं कहूं वी हैव डियर v² इज इक्वल टू u² + 2as,
हाँ, अब वो कार जो ऑलरेडी मोशन में थी पहले, अब उसको मैं कहां से मान रहा हूं, रेस्ट पर। दैट मीन्स यू कैन सिंपली से दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0, और ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 2as। वाह रे वाह। तो इसका मतलब सिंपली v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as, 2 इसका इधर चला है, m का अगर मैं मल्टीप्लाई डियर यहां कर दूं, mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ma इंटू s। दिस वन इज द फोर्स Fs, और ये क्या हो गया डियर, तो आप कहोगे सर दिस इज वर्क, यानी ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। कार का मास वेरी नहीं कर रहा है, हाफ वेरी नहीं कर रहा है, यानी वर्क इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। याद रहे, जब वर्क वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाए तो ऐसे वर्क डन को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी यू कैन सिंपली से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यानी अब आप समझना, इसके पहले और इस वाले केस में अंतर क्या था, वहां बॉडी रेस्ट से नहीं चल रही थी, वहां बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी, और फिर आपने किसी ने धक्का मारा या फिर सिस्टम ने इंटरनल फोर्स लगाया, कुछ भी लगाया हो, तब वो यही वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो रहा था। और अगर यही चीज रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ये सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। तो अगर आपको कोई कहते कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो आप सिंपली ये कह सकते हो, वर्ड समझना, एनर्जी पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गया यहां का वर्क। और मैंने आपसे कहा था कि वर्क डिपेंड किस पर कर रहा है, अगर मोशन पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी को हम लोग यहां पे किस रूप में मेजर करते हैं मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। नाउ सेम हियर, अगर मैं इसी चीज को मेरे बच्चे एक नया तरीका से समझा दूं आपको, वेरिएबल फोर्स के थ्रू, मतलब वही काइनेटिक एनर्जी बाय वेरिएबल फोर्स। आप कहोगे सर आपने यहां पहले हेडिंग क्यों नहीं डाल रखी, उसका रीजन था क्योंकि मैं आपको जब रिलेट करा के समझाऊंगा ना बेटा, तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएबल फोर्स। ध्यान से समझना। अब सेम चीजें मैंने लिया, फिर से वही बात आ गई, एट कहां पे हो, रेस्ट, मोशन से नहीं था, सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का खुराफात हुआ मुझे नहीं पता। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, इनिशियल कितना था, रेस्ट। अब ध्यान से समझना कि इस पूरे मोमेंट में मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया ds, वो एक अलग मैटर था कि यहां कुछ डिस्टेंस कवर अप की थी, डजंट मैटर। फिर वही तरीका डियर, ध्यान से देखना, अगर मैं फिर यही स्मॉल वर्क डन कराता तो अब आप क्या निकालते, सर सिंपल सी बात है, आप तो ये पहले ही बता चुके हो, F इंटू ds होगा। हाँ बिल्कुल, देखना सारा प्रोसीजर एज इट इज होगा। कैसे, आप कहोगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था F इज इक्वल टू क्या होगा, ma, तो मैं चुपचाप यहाँ ma लिख दिया। फिर ये भी तो आपने बताया था a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। चल भाई ध्यान से देखियो, m dv अपॉन dt ds, और ds अपॉन dt को मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी डियर। सोच बेटा, यानी ds अपॉन dt यहां हो गया वेलोसिटी इंटू dv। ये अगर मैं बैक जाऊं थोड़ा सा, ध्यान से देखना, एज इट इज पूरा प्रोसीजर आप वही किए हो, इसमें उसमें बस सिली सा फर्क ही आएगा। ध्यान से देखना कि अब अगर मैं यहां इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड करूं, थोड़ा सा डायरेक्ट, m बाहर v dv, बस फर्क यहां हुआ कि जब ये रेस्ट पर था ऑलरेडी, मतलब जो वेलोसिटी वहां u से मैं कंसीडर कराता था वो रेस्ट पर हो गई, तो u से v जा रही है। और जब अगर इस केस में मैं यही इंटीग्रेशन यहां पे भी लगाऊं, तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इसका मतलब इसने मोमेंट किया ही नहीं। जब मोमेंट नहीं किया तो इसका वर्क डन भी क्या हुआ, 0। जब इसने कुछ मूव किया तब इसने कुछ काम किया होगा, मुझे नहीं पता वो काम किया था, मैंने एक वेरिएबल मान लिया कोई w। चल भाई अब क्या होगा, यही इस w से मुझे मिलेगा क्या, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट इसकी 0 थी, अपर लिमिट w था, मैंने लिख दिया m
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2। ध्यान से देखियो यार, ये भी गड़बड़ लग गया, हटा दे रहे हैं। 0 to v। अब जिसकी लोअर लिमिट ही 0 हो उसकी सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, अपर लिमिट पर। तो सिंपली w क्या मिल जाएगा, 12 mv²। क्या अगेन वर्क वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया। और वर्क वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाएगा तो मैंने आपसे कहा था w क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी सिंपली काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 mv²। इज इट क्लियर? जैसा भी होगा मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर कि ये आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। खैर, ये आपको मैंने डिफाइन किया, दो फायदा यहां से मिला। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने दो डेरिवेशन सीखा, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स, और उसी वर्क एनर्जी थ्योरम की मैंने हेल्प ली और आपको काइनेटिक एनर्जी भी डिफाइन किया, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। ये दोनों पूछे जाते हैं डियर, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। खैर, जैसे ये सब चीजें सीख लेते हैं, अब मान के चलो कि मैं किसी सिस्टम को, अभी तो फोर्स लगाया जा रहा था सर, अब मैं किसी अदर्स की हेल्प से एक नई डेफिनेशन देने जा रहा हूं, और वो क्या होगा कि अगर मैं किसी ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्प्रिंग से बांधकर उसके अंदर मोमेंट डेवलप करना चाहूं, तब उसके अंदर एनर्जी कैसे डेवलप होती है, क्या होता है, और क्या वो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, आइए देखते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा क्या है कि आप देख रहे होगे यहां कुछ एक स्ट्रक्चर बना होगा। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा होगा कि एक स्प्रिंग है जिससे एक m मास का कोई भी ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आइए इस पर रिसर्च मारते हैं। m मास का एक ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच था। इस स्प्रिंग की जो कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, एबिलिटी, उसको मैं मान रखा हूं K। क्या मान लिया, K। चलिए, अब आपको मैंने दिखाया क्या कि इस स्प्रिंग को मैंने दबाया, इधर से बाई एक्सटर्नल फोर्स मैंने इसको पुश किया। चलो ठीक है, पुश किया, धक्का मारा, तो ये अपनी मीन पोजीशन से, एक्चुअली जो इसका मीन पोजीशन पहले था वो क्या था डियर, मीन पोजीशन पहले था वो क्या था, 0। अब मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में कितना डिस्प्लेस हो गया, x। अच्छा चलो ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, कॉम्प्रेशन का। किसका था, कॉम्प्रेस्ड किया गया। चल भाई, कॉम्प्रेशन है, लेकिन जैसे अब आप इस पर फोर्स अपना हटा देते, ये आपका अप्लाइड फोर्स था, ये कैसा था, अप्लाइड फोर्स। याद रहे, जब आप अपना अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हो, जब आप अपना अप्लाइड फोर्स हटा देते हो, तो एक फोर्स तो ऐसा होगा ना जो इसको फिर से उधर ले जाएगा। एग्जैक्टली इस फोर्स को कहेंगे, ये जो फोर्स लगेगा इसे कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। मेरा बच्चा, इसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। रीस्टोर कराना मतलब फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले जाना। रीस्टोर, री मतलब दोबारा, स्टोर मतलब फिर से उसी पोजीशन पर लाने के लिए। तो रीस्टोर या डिफॉर्म करना मतलब फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर इसे फॉर्म कराना, डिफॉर्म कराना, दोनों एक ही मतलब होता है। खैर चलो, रीस्टोर कराया, डिफॉर्म कराया। अब मान के चलो हुआ क्या कि यही फिनोमेना अगर इसको खींच लिया जाता, माने ये अब मैं दिखा रहा हूं एक्सपेंशन का, डियर एक्सपैंड हो रहा है, चलो फोर्स लगा के आपने एक्सपैंड किया, लेकिन खींचते समय ये मुझे ध्यान रखना होगा कि इतना मत खींच दो कि ये स्प्रिंग कम वायर ज्यादा हो जाए, तब ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। यानी मुझे इस चीज का बखूबी ध्यान रखना होगा कि हमारी स्प्रिंग अपनी इलास्टिक स्ट्रेंथ को खोने ना पाए। ये बात याद रखना, और इस लिमिटेशन में ही ये काम होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा सारा। तो चलो भाई, अगर ये फिर से ये भी अप्लाइड फोर्स था डियर, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर से एक फोर्स इधर लगेगा जो इसको फिर से रिस्टोर कराएगा। नाउ इसे हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी दिमाग में एक बात आए, हिट करे, क्या मैं जो बताना चाह रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स का जो डियर डायरेक्शन होगा वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। किधर की ओर होगा,
टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात अपने दिल दिमाग में डाल के रखना कि डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, व्हाटएवर when we talk about compression or when we talk about expansion, in both cases restoring force is directed towards its mean position. But काम की बात बताऊं, during the compression restoring force is directed towards right side. During the expansion restoring force directed towards left side. ये याद रखने का तरीका होता है। खैर आइए, ये सब चीजें तो बेसिक चीज थी जो जाना मैंने समझा। अब होता क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो ऐसा तो होता नहीं कि स्प्रिंग के किसी एक पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा, नहीं, स्प्रिंग के पूरे पार्ट में वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन एक्सपीरियंस किया जाता है। चल भाई, तो मैंने एक छोटा सा dx, मतलब मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx, वो चाहे यहां ले लो डियर, वो चाहे यहां ले लो, हमारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझना, एक मजेदार बात सिखाऊं मेरा बच्चा। मजेदार बात यह है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अब वो डिस्प्लेसमेंट चाहे एक्सपेंशन का हो, वो डिस्प्लेसमेंट चाहे कंप्रेशन का हो, डजंट मैटर। चल भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मेरा बच्चा, यहीं से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आता है k x, लेकिन साइन यहां होता है माइनस। साइन क्या होता है? माइनस। अब आप सोचोगे सर माइनस क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अगेंस्ट होगा। चल भाई, कोई बात नहीं है। तो अगर मैं कहूं स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्या होगा? तो स्मॉल वर्क डन, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है सर, डीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, एफ इंटू डी एक्स कॉस। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों में देखो एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से कॉस कितना हो गया? 180। चल भैया, ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू कितनी थी डियर? माइनस के एक्स, रख दो, माइनस ठीक, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के एक्स डी एक्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, सॉरी इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। तो ये तो सिर्फ डब्ल्यू कर दूं इसे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। डियर के बाहर, एक्स डी एक्स। मिनिमम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो आपने कहा सर 0, लो 0। मैक्सिमम कितना था? x, 0 टू x। क्या हो जाए? w इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा k बाहर x स्क्वायर बाई 2, 0 टू x। ध्यान से देखना, जैसे यहां मिला तो मैं कह दूंगा w इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। ये समझना, यहां मैंने आपको बताया एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो यहां कितना हो जाएगा? इसे बच्चे हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में भी जानते हैं। बहुत सिंपल सा टर्म्स है। क्या हाफ कांस्टेंट, के फोर्स कांस्टेंट था, तो क्या वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया? इसी वर्क को डियर याद रहे, यही वजह होता है, इस वर्क को कहते हैं यू। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। इसे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग भी कहा जाता है डियर। तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक मजेदार बात क्या बताऊं बेटे,
कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो या x की वैल्यू नेगेटिव हो। मतलब पोजीशन चाहे पॉजिटिव कब होगी, इन केस ऑफ, डियर समझना यहां, पॉजिटिव कब होगी, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक। नेगेटिव कब होगी, इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, ठीक। लेकिन इन दोनों के लिए वर्क डन जो नेट एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन इसी पे देखते हैं, ध्यान से देखना। लिखा है अ मास 2 kg इज अटैच्ड टू अ लाइट स्प्रिंग। मान के चलो एक छोटा सा लाइट स्प्रिंग था, इससे एक 2 kg का मास अटैच था। बहुत ध्यान से सीखना। फिर क्या करें, फोर्स कांस्टेंट के, मतलब इसका जो के की वैल्यू है वो कितना है, 100 न्यूटन मीटर इनवर्स। चल भाई, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर। क्या क्या डियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। जब के की वैल्यू, यहां गिवन वैल्यू अगर मैं कहूं डियर सिंपल, तो के की वैल्यू ऑलरेडी आपको नोन है 100 न्यूटन मीटर इनवर्स। डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू यहां 10 सेंटीमीटर गिवन ही था, 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर। सो सिंपल डियर। तो आपको पूछ रहा है वर्क डन, वर्क डन मतलब सीधा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ 100 डियर इंटू 0.1, और कितना हो जाएगा 10/2। अब आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सीधा आ जाएगा कितना, 5 जूल। सो सिंपल। मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत इजी था, बहुत इजी था। और ऐसे कन्वर्जन, ऐसे क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मैं आपको प्रॉब्लम सेट में डाल दूंगा और आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है बेटे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक बताइएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे लेक्चर आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है कि आप अपने गिवन नंबर पे, यहाँ पे बेटे ये आपका गिवन नंबर है, यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके या हमारे इस वेबसाइट पर जाके आप चीज़ों को पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।